पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के बी.कॉम पार्ट द्वितीय के समस्त विद्यार्थियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं बी.कॉम पार्ट सेकंड में पेपर सेकंड आपको पढ़ाता हूं, जिसका नाम है प्रबंध मैनेजमेंट। और प्रबंध के अंतर्गत पिछले वीडियो क्लास में अपन निर्णय के बारे में चर्चा कर रहे थे कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, और डिसीजन मेकिंग के संदर्भ में अपन ने बहुत सी बातों को जाना था। आज आपकी सुविधा के लिए मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम है समन्वय या कोऑर्डिनेशन। अब समन्वय या कोऑर्डिनेशन नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि समन्वय को जो है प्रबंध की आत्मा कहा जाता है, या समन्वय को प्रबंध का सार तत्व कहा जाता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है। और इसको एसेंस ऑफ मैनेजमेंट या समन्वय को सार तत्व कहने का रीज़न ये है कि समन्वय जो है प्रबंधकीय कार्यों में सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य माना जाता है, क्योंकि समन्वय के अभाव में प्रबंध के जितने भी अन्य कार्य हैं उन कार्यों की कोई महत्ता रह नहीं जाती है। अगर प्रबंध के सभी कार्य ठीक तरीके से किए जाएं किंतु कार्यों में आपसी समन्वय न हो तो कार्य ठीक प्रकार से संभव नहीं हो पाएगा और संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रबंध के कार्यों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य समन्वय को माना गया है, और इसीलिए समन्वय को प्रबंध का सार तत्व या एसेंस भी कहा जाता है। इसको प्रबंध की आत्मा भी कहा जाता है। इस चैप्टर में अपन आज पढ़ेंगे समन्वय क्या होता है, उसकी क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषाएं हैं और समन्वय की क्या विशेषताएं हैं, और बाकी इस चैप्टर में समन्वय के सिद्धांत हैं, कैसे समन्वय स्थापित किया जाता है, समन्वय का क्या महत्व होता है, इन सब बिंदुओं पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं समन्वय के अर्थ से। तो विद्यार्थियों, चेस्टर आई बर्नार्ड नाम के विद्वान हुए, जिन्होंने समन्वय के बारे में बताया कि द क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन इज द क्रूशियल फैक्टर इन द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि जो क्वालिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन है, जो समन्वय की जो गुणवत्ता है, वो किसी भी संगठन के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अब प्रभावशाली प्रबंध के लिए संस्था की जो विभिन्न क्रियाएं हैं उनमें आपसी तालमेल या समन्वय होना बेहद ज़रूरी है। समन्वय के अभाव में कार्य की विभिन्न क्रियाओं में भाग लेने वाले लोगों के प्रयास व्यर्थ ही चले जाएंगे। लूथर गुलिक ने इस संबंध में ठीक ही कहा है। लूथर गुलिक एक प्रबंध विज्ञान हुए, उन्होंने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है कि यदि कार्य विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता तो समन्वय आवश्यक हो जाता है। मतलब लूथर गुलिक का ये मानना था कि इफ द वर्क इज नॉट पॉसिबल विदाउट डिवीजन ऑफ वर्क, यदि कार्य विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता तो समन्वय आवश्यक होता है। इन दैट केस कोऑर्डिनेशन इज मस्ट, क्योंकि यदि आप कार्य का विभाजन करते हैं विभिन्न व्यक्तियों के मध्य तो फिर आपको समन्वय भी करना ही पड़ता है, समन्वय आवश्यक हो जाता है। समन्वय या कोऑर्डिनेशन इज मस्ट इन दैट केस इफ यू आर डिवाइडिंग द वर्क। किंतु समन्वय जो है वह स्वतः नहीं होता है, अपने आप से कभी नहीं होता। समन्वय तो करना ही पड़ता है, और विशेषकर व्यक्तियों के संगठन में समन्वय करने के लिए तो विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक संगठन में समन्वय करने का कार्य ऑर्केस्ट्रा के निर्देशक की भांति होता है। जैसे ऑर्केस्ट्रा में एक निर्देशक होता है, एक डायरेक्टर होता है ऑर्केस्ट्रा का, जिस प्रकार से ऑर्केस्ट्रा का निर्देशक निर्देश देकर संगीत की एक लय ताल उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार संस्था का प्रबंधक भी अपने कर्मचारियों को आवश्यक आदेश एवं निर्देश देकर कर्मचारियों के कार्यों में इस प्रकार समरूपता लाने का प्रयास करता है जिससे कि संस्था के सामान्य उद्देश्यों को भली भांति प्राप्त किया जा सके। तो मतलब समन्वय का जो कार्य है वो प्रबंधक का है, और ये कार्य की तुलना एक ऑर्केस्ट्रा के जो प्रमुख होता है, ऑर्केस्ट्रा का निर्देशक जो होता है, उससे की गई है प्रबंधक की तुलना। कि ऑर्केस्ट्रा का निर्देशक जैसे निर्देश और आदेश देकर एक सुर ताल उत्पन्न करने का प्रयास करता है,
उसी प्रकार से प्रबंधक भी अपने कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश देकर, आदेश देकर इस प्रकार उनके कार्यों में समरूपता लाने का प्रयास करता है, जिससे कि संस्था के सामान्य उद्देश्यों को भली प्रकार से प्राप्त किया जा सके। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि समन्वय का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑर्डिनेशन है, वो संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने का होता है, जिन उद्देश्यों के लिए संस्था की स्थापना की जाती है। अब जहाँ तक समन्वय का अर्थ का सवाल है, मैं आपको बता दूं कि वर्तमान युग में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धांतों को अपनाने का मतलब ये है कि डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। अब वर्तमान समय जो है ये कार्य के विभाजन का है, और कार्य का विभाजन किस प्रकार से? विशिष्टीकरण के आधार पर, अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन। कार्य का बंटवारा लोगों में उनकी विशिष्ट योग्यता के हिसाब से किया जाता है। जो व्यक्ति जिस कार्य को करने में जितना दक्ष होता है, उस व्यक्ति को वही कार्य दिया जाता है। इसका फायदा क्या होता है कि व्यक्ति काम आसानी से कर लेता है, जल्दी कर लेता है, अच्छी गुणवत्ता से काम करता है, और संस्था को इसका फायदा मिलता है। तो कार्यों का विभाजन हम देखते हैं संस्थाओं में होता है आमतौर पर विशिष्टीकरण के आधार पर। तो प्रत्येक संस्था में वर्तमान युग में हम कह सकते हैं कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण को या उनके सिद्धांतों को अपनाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक कार्य को अनेक विशेषज्ञों में विभाजित कर दिया जाता है। मतलब जो कार्य होते हैं संस्था के, उन कार्यों को विभिन्न विशेषज्ञ व्यक्तियों के मध्य विभाजित कर दिया जाता है। फलतः विभिन्न साधनों एवं मानवीय प्रयासों में समन्वय की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जब आप कार्यों का बंटवारा विभिन्न विशेषज्ञों के मध्य कर देते हैं, तो फिर मानवीय प्रयासों और विभिन्न संसाधनों में समन्वय की जो आवश्यकता है वो उत्पन्न होती है। तभी प्रबंधक संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हो पाता है। जब मानवीय प्रयासों और संस्था के साधनों में समन्वय उत्पन्न होता है, तभी हम कह सकते हैं कि एक प्रबंधक अपने उद्देश्यों में या प्रयासों में सफल होता है। इस संदर्भ में समन्वय में उन सभी प्रयासों को सम्मिलित करते हैं जिनके द्वारा किसी संस्था के सभी व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों में एकरूपता या समरूपता स्थापित की जाती है, ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अब हम कुछ एक परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं। उन परिभाषाओं का अध्ययन करने से हमें समन्वय का अर्थ और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहली जो इम्पॉर्टेंट परिभाषा है वो है मैकफार्लैंड की। मैकफार्लैंड के अनुसार समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों से एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है और सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में क्रियाओं में समरूपता लाता है। मतलब मैकफार्लैंड का कहना था कि समन्वय क्या है? एक प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा अधिकारी क्या करता है, अपने जो अधिकारी जो है अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयासों से एक व्यवस्थित स्वरूप का प्रयास करता है। मतलब अधिकारी अपने अधीनस्थ जितने भी हैं उन सभी के सामूहिक प्रयासों से एक व्यवस्थित स्वरूप का विकास करता है और सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में क्रियाओं में समरूपता लाने का प्रयास करता है। हेनरी फ्योल भी एक प्रबंध के विज्ञानी हुए। हेनरी फ्योल के मतानुसार एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा एवं सफलता प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं में समरूपता लाना ही समन्वय है। मतलब बहुत छोटी सी और सारगर्भित परिभाषा हेनरी फ्योल के द्वारा दी गई है। तो ये परिभाषा ये कह रही है कि एक संस्था के कार्य संचालन में सुविधा और सफलता प्राप्त करने के लिए, मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के संचालन में सुविधा और सफलता प्राप्त करने के लिए क्रियाओं में समरूपता लाना, उनकी क्रियाओं को सिंक्रोनाइज करना, उनकी क्रियाओं में समरूपता लाना ही समन्वय होता है। तीसरी परिभाषा हम कह सकते हैं कुंस और ओडेनेल ने दी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। समन्वय प्रबंध का सार तत्व है। जैसा मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि प्रबंध के सबसे महत्वपूर्ण कार्य के रूप में समन्वय को देखा जाता है। इसको समन्वय को हम कह सकते हैं प्रबंध का सार तत्व भी है। तो ये कुंस और ओडेनेल ने कहा था कि समन्वय जो है प्रबंध का सार तत्व है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयासों में एकरूपता लाने के लिए किया जाता है। तो इसको कुंस और ओडेनेल ने कहा कि समन्वय प्रबंध का सार तत्व है और ये एक समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, मतलब एक समूह जो है उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए
व्यक्तिगत प्रयासों में समरूपता या एक रूपता लाने के लिए किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये मैंने आपको 2-3 परिभाषाएं बताई, मैकफार्लेन की, हेनरी फ्यूल की या कुर्ट्स ओडोनिल की। और इन सब परिभाषाओं को जानने के पश्चात निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इन नटशेल समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न विभागों एवं उप विभागों में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों एवं प्रयासों में समरूपता या संयोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब समन्वय क्या है? निष्कर्ष रूप में उपरोक्त जो परिभाषाएं हमने भी पढ़ी उन सभी परिभाषाओं का सार तत्व यदि देखा जाए तो वो ये कहता है कि समन्वय एक ऐसी प्रक्रिया है, समन्वय इट्स प्रोसेस, कैसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था के विभिन्न विभागों एवं उप विभागों में कार्यरत व्यक्तियों के कार्यों तथा प्रयासों में समरूपता लाने का प्रयास या संयोजन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है ताकि अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। मतलब नटशेल में संस्था मतलब समन्वय का अर्थ क्या हुआ कि समन्वय का अर्थ यह है कि संस्था में कार्यरत जो विभिन्न विभाग और जो विभिन्न उपविभाग हैं उन सभी के कार्यों एवं प्रयासों में समरूपता लाने का प्रयास किया जाता है, एक रूपता लाने का प्रयास किया जाता है, यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास किया जाता है ताकि अधिकतम कुशलता के साथ आप संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समन्वय जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संस्था में कार्यरत व्यक्तियों के प्रयासों में समरूपता, एकरूपता तथा क्रमबद्धता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है ताकि संस्था के संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों को अधिकतम कुशलता के साथ संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सके। तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों, ये समन्वय का अर्थ हुआ जो कि अभी मैंने आपको बताया। तो मैंने भी आपको समन्वय का अर्थ और समन्वय की परिभाषाओं के बारे में जानकारी दी। अब जब सवाल एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको मैंने जैसे बताया कि समन्वय क्या है या समन्वय को परिभाषित कीजिए, तो आपसे 1 या 2 परिभाषाएं एक्सपेक्ट की जाती हैं 5 या 8 नंबर के सवाल में, क्योंकि जब समन्वय का अर्थ पूछा जाता है तो कम से कम 5 नंबर का या 8 नंबर का ये सवाल होता है। तो उसमें आपको कम से कम 2 या 3 परिभाषाएं देनी चाहिए। तो 2 या 3 परिभाषाओं मैंने आपको बता दी कि मैकफार्लेन और हेनरी फ्यूल और कुर्ट्स ओडोनिल, तीनों की परिभाषाएं आपको बता दी। आप कोई भी 2 परिभाषाएं, 3 परिभाषाएं एज पर योर टाइम आप दे सकते हैं और संक्षेप में आप उसका अर्थ बाद में लिख देंगे निष्कर्ष रूप में कि उपरोक्त परिभाषाओं को जानने पर आप उन परिभाषाओं क्या निष्कर्ष निकालते हैं, तो निष्कर्ष रूप में आप समन्वय का अर्थ लिख देंगे। तो ये हुआ पहला पार्ट कि समन्वय का अर्थ क्या होता है और समन्वय की परिभाषाएं क्या हैं। अब अपन सेकंड पार्ट पे चलते हैं कि समन्वय की क्या विशेषताएं होती हैं, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो समन्वय की जो विशेषताएं हैं उसमें पहली है समन्वय एक सतत प्रक्रिया है। समन्वय जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये सदैव की जाने वाली प्रक्रिया है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने अपने संगठन में व्यक्तियों के कार्यों एवं साधनों में समन्वय स्थापित कर दिया है, एक रूपता स्थापित कर दी है और अब बार बार समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो हमेशा की जाती है। दूसरा, यह मानवीय प्रयासों में समरूपता, एक रूपता तथा क्रमबद्धता स्थापित करने की प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी जो ह्यूमन एफर्ट्स हैं उन सब में एक रूपता या समरूपता या क्रमबद्धता स्थापित करने की प्रक्रिया है। मतलब मानवीय प्रयासों में यूनिफॉर्मिटी लाने की यह प्रक्रिया के रूप में जानी जाती है। तीसरा, यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी संस्थाओं के प्रबंधकों को करनी पड़ती है। मतलब इट इज़ ए यूनिवर्सल एक्टिविटी, ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी प्रबंधकों को करनी पड़ती है। मतलब कोई भी प्रबंधक यह कहकर अपने दायित्व से बच नहीं सकता कि उसने समन्वय कर दिया और बार बार समन्वय करने की आवश्यकता नहीं है या समन्वय करना प्रबंधक का दायित्व नहीं है। ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है जो प्रत्येक प्रबंधक को करनी ही पड़ती है। प्रबंधक को समन्वय करना ही पड़ता है। अगर प्रबंधक समन्वय नहीं करेगा तो कार्यों को पूर्ण तरीके से कर नहीं पाएगा और संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं हो पाएगी। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि सार्वभौमिक कहलाती है, यूनिवर्सल कहलाती है। नेक्स्ट है समन्वय सभी प्रबंध के कार्यों का सार है। जैसा कुर्ट्स ओडोनिल ने कहा कि समन्वय प्रबंध का सार तत्व है।
तो वाकई में समन्वय जो है सभी प्रबंधकीय कार्यों का एसेंस है, क्योंकि बगैर समन्वय के या समन्वय के अभाव में प्रबंध के जो अन्य कार्य हैं उनको ठीक तरीके से संपन्न नहीं किया जा सकता। तो इसको एक तरीके से एसेंस कहा जाता है। फिर पांचवा है, मानवीय प्रयासों तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंधक जो है वो नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य करता है। मतलब मानवीय प्रयासों तथा भौतिक संसाधन मतलब ह्यूमन एफर्ट्स, और जो आपके पास फिजिकल रिसोर्सेज हैं, तो फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन एफर्ट्स, मानवीय प्रयासों तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंधकों को क्या करना पड़ता है? नियोजन करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है, संगठन का निर्माण करना पड़ता है, निर्देशन करना पड़ता है, डायरेक्शन का काम करना पड़ता है तथा नियंत्रण का काम करना पड़ता है, जो कि प्रबंधन का अंतिम कार्य माना जाता है। तो मानवीय प्रयासों तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए प्रबंधक नियोजन, संगठन, निर्देशन तथा नियंत्रण का कार्य करता है। नेक्स्ट है, समन्वय का उद्देश्य संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि समन्वय का क्या उद्देश्य है? कि संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाए। ये किन प्रकार संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे यदि समन्वय संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल नहीं है तो समन्वय को सफल नहीं कहा जा सकता। तो समन्वय का जो उद्देश्य है वो अंतिम उद्देश्य का यही है कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। आठवां है, समन्वय प्रबंधकीय दायित्व एवं जवाबदेही है जिसे सभी स्तर के प्रबंधकों को निभानी पड़ती है। मतलब समन्वय क्या है? ये प्रबंधकीय दायित्व, ये प्रबंधकीय रिस्पॉन्सिबिलिटी या जवाबदेही है, अकाउंटेबिलिटी है। तो ये प्रबंधकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या अकाउंटेबिलिटी है जिसे सभी प्रबंधकों को निभाना ही पड़ता है, क्योंकि संस्था में समन्वय का जो कार्य है वो कार्य संस्था के प्रबंधकों का होता है। अब चाहे वो उच्च स्तरीय प्रबंधक हो, चाहे मध्य स्तरीय प्रबंधक हो और चाहे निम्न स्तरीय प्रबंधक हो, सभी प्रबंधकों को अपने अपने स्तरों पर समन्वय का कार्य करना पड़ता है। तो समन्वय जो है वो प्रबंध की दायित्व एवं जिम्मेदारी या जवाबदेही है जिसे सभी स्तर के प्रबंधकों को निभाना पड़ता है। नेक्स्ट है, समन्वय स्वतः नहीं किया जाता, प्रबंधक को करना पड़ता है। मतलब समन्वय जो है वह स्वतः नहीं होता, प्रबंधक स्वतः नहीं होता, बल्कि प्रबंधकों को करना ही पड़ता है। तो समन्वय जो अपने आप नहीं होता कभी भी, इसमें प्रबंधक को समन्वय का कार्य करना पड़ता है। प्रबंधक को एक, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये एक ऑर्केस्ट्रा के निर्देशक की भांति काम करना पड़ता है। जैसे ऑर्केस्ट्रा का जो निर्देशक है वो जितने भी साज या साजिंदे बैठे हैं उन सबका वो निर्देशन करके एक सुर लय ताल उत्पन्न करता है। उसी प्रकार से प्रबंधकों को भी अपने कर्मचारियों के कार्यों में निर्देशन या आदेश या निर्देश देने पड़ते हैं और उनके कार्यों में एक रूपता लाने का प्रयास करना पड़ता है। तो समन्वय जो है वह स्वतः नहीं किया जाता, बल्कि प्रबंधक को करना पड़ता है। नेक्स्ट है, समन्वय प्रबंधक का पृथक कार्य नहीं बल्कि प्रबंध की आत्मा है। अब कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि समन्वय जो है ये प्रबंध का कोई पृथक कार्य नहीं है, कोई अलग से एक कोई कार्य नहीं है प्रबंध का, बल्कि ये तो प्रबंध की आत्मा है। ये तो प्रबंध की, हम कह सकते हैं, मैनेजमेंट की सोल है, आत्मा है। क्योंकि अगर प्रबंधक समन्वय नहीं कर पाएगा चीज़ों में, मनुष्यों के एफर्ट्स में और फिजिकल रिसोर्सेज में, तो फिर वो सफल नहीं हो सकता। तो ये कहा जाता है कि समन्वय जो है वो प्रबंध का पृथक कार्य नहीं है, बल्कि ये तो प्रबंध की आत्मा है। और लास्ट है, समन्वय एवं सहकारिता में अंतर होता है। तो ये अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या अंतर होता है। अपन नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन समन्वय और सहकारिता जो है इसमें भी अंतर होता है। अब क्या अंतर, एक अर्थ मैं आपको बताया था अंतर का, अर्थ का बाकी अपन बाद में पढ़ेंगे। कि सहकारिता जो है, सहकारिता से आशय किसी समूह के सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना से। सहकारिता का मतलब क्या है कि समूह के सदस्यों में आपसी सहयोग की जो भावना है वो सहकारिता कहलाती है। जबकि समन्वय से आशय किसी संस्था के सदस्यों के प्रयासों में एक रूपता एवं क्रमबद्धता स्थापित करना है। तो समन्वय तो अपन ने पढ़ ही लिया। समन्वय का मतलब है
कि किसी संस्था के सदस्यों के प्रयासों में एकरूपता एवं क्रमबद्धता स्थापित करना, जबकि सहकारिता क्या है, सहकारिता से आशय किसी समूह के सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना से है। तो हम कह सकते हैं कि सहकारिता और समन्वय एक नहीं है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो कि मैंने आपको समन्वय की बताई। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं, जिसमें कि अपन ने इस चैप्टर में अभी समन्वय के अर्थ को जाना, विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं को जाना और समन्वय की विशेषताओं को जाना कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगले वीडियो में समन्वय के किसी अन्य पहलू पर अपन चर्चा करेंगे। यह कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।